सुप्रभात बच्चों। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 2 शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है वीर अब्दुल हमीद। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ 2 वीर अब्दुल हमीद। चलिए बच्चों पाठ का परिचय देख लीजिए। प्रेरक प्रसंग है, इसमें प्रसंग अब्दुल हमीद के बारे में बताया गया, उनके जीवन परिचय के बारे में बताया गया, उनका अच्छे से क्या उन्होंने क्या क्या किया अपने जीवन में, कैसे थे क्या थे उनके बारे में इस पाठ में बताया गया है। तो ये प्रेरक प्रसंग कि एक व्यक्ति के बारे में पूरा परिचय देता हो जिससे हमें कुछ सीखने को मिलता है। पाठ का परिचय देखिए। इस पाठ के माध्यम से बताया गया है कि देश के लिए प्राण देने वालों की दृष्टि में जाति या धर्म का महत्व देश से बढ़कर नहीं होता। वे अपने मुल्क को अपनी जान से अधिक प्यार करते हैं। मुल्क की कुर्बानी का जज्बा सभी रिश्ते नातों को पीछे छोड़ देता है। तो इस पाठ में देश प्रेम, ऐसा देश प्रेम जिसमें धर्म जाति वाति कुछ मायने नहीं रखता, सब कुछ पीछे हट जाता है। केवल अपने देश से प्रेम और देश की अच्छाई के लिए व देश के लिए जो भी त्याग करना होता है वो इस पाठ में अच्छे से बताया गया है प्रेरक प्रसंग द्वारा। चाहे वो कोई भी धर्म का हो, ये मायने नहीं रखता। देश, यदि देश की बात आ जाए तो उसी तरह से ये प्रेरक प्रसंग है वीर अब्दुल हमीद। तो ये कहते हैं, मेरे वतन में हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई अलग अलग कितने हैं यह तो मैं नहीं जानता, परंतु यह मैं जरूर जानता हूं कि मेरे देश में 80 करोड़ हिंदुस्तानी बसते हैं। आज मैं उन्हीं हिंदुस्तानियों में से एक की कहानी सुनाना चाहता हूं। तो जिसके बारे में लिखा गया है लेखक ने, वो है वीर अब्दुल हमीद। तो लेखक यहाँ कहते हैं, मेरे वतन अर्थात देश में हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई अलग अलग कितने हैं ये तो मैं नहीं जानता, परंतु यह मैं जरूर जानता हूँ कि मेरे देश में 80 करोड़ हिंदुस्तानी बसते हैं। आज मैं उन्हीं हिंदुस्तानियों में से एक की कहानी सुनाना चाहता हूँ। उसका नाम अब्दुल हमीद था। ना वह कोई हीरो था और ना मैं उसे हीरो बनाना चाहता हूँ। वह एक मामूली हिंदुस्तानी किसान था। उसी किसान से आपको मिलाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर लेखक एक किसान, मामूली किसान अब्दुल हमीद से मिलाना चाहते हैं। क्या बता रहे हैं चलो देखते हैं। वह पढ़ा लिखा नहीं था, कौन? अब्दुल हमीद, परंतु वह धान की नाचती हुई हरियाली और पके हुए गेहूं के सोने और भुट्टे के मोतियों और गन्ने की रसीली लचक, मटर के कासनी, कासनी अर्थात हल्का आसमानी, लाइट ब्लू, कासनी हल्का आसमानी को कहते हैं। मटर के कासनी फूलों यानी हल्के आसमानी रंग के फूल होते हैं, और सरसों की पीली चुनरी और बरसात की पहली छींटें और मिट्टी की ताजी सौंधी महक पर गुनगुनाना जानता था। कौन? वीर अब्दुल हमीद, है ना। तो इस तरह से ये कोई मतलब महान व्यक्ति नहीं थे, इस केवल एक किसान थे, और किसान ना अपने खेती से और अपने प्रकृति में जितनी चीजें होती है उन सबकी क्या है, उन सबको नॉलेज, उन सबकी किसे होती है, किसान को ज्ञान होता है, नॉलेज होती है। तो इन सब चीजों के बारे में ये बहुत अच्छे से जानते थे और ये बहुत अच्छे किसान भी थे। मैं भी गाजीपुर का हूँ, मैं भी गाजीपुर का हूँ, और मैं केवल यह कहना चाहता हूँ कि अब गाजीपुर का होना गौरव की बात है। आज हिंदुस्तान की हर बस्ती सोच रही है कि काश अब्दुल हमीद उसका बेटा रहा होता। यहाँ पर लेखक भी कह रहे कि मैं भी गाजीपुर का हूँ और गाजीपुर पे हमें गौरव की बात है। तो क्योंकि वहां पर अब्दुल हमीद जैसे वीरों ने जन्म लिया है, तो इस बात से उनको की प्रतिष्ठा बढ़ गई उस जगह की, और वहां के रहने वाले लोग पर क्या करते हैं, गौरव महसूस करते हैं। मैं यह नहीं कहता कि वह मेरे गाजीपुर का था, मैं ये नहीं कहता कि वह मेरे गाजीपुर का था, मैं यह कहता हूँ कि मैं उसके गाजीपुर का हूँ। तो लेखक कहते हैं, मैं उसके गाजीपुर का हूँ, ना कि वो मेरे गाजीपुर का। मैंने गाजीपुर को क्या दिया? उसने गाजीपुर को परमवीर चक्र दिया है। तो उन्होंने इतने महान कार्य किए हैं कि उन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया। ठीक है, तो इस तरह से लेखक कहते हैं कि मैंने तो गाजीपुर को कुछ नहीं दिया, लेकिन वीर अब्दुल हमीद ने परमवीर चक्र दिया है गाजीपुर। उसने अपने बेटों, अपनी बेटी के लिए सौगात ना भेजी, परंतु उसने गाजीपुर को एक बड़ी कीमती सौगात भेजी, परमवीर चक्र।
अब्दुल हमीद को तिलक लगाकर गाजीपुर धन्य हो गया। ठीक है, इस तरह से अब्दुल हमीद के बारे में बताते हैं क्या उन्होंने गाजीपुर के लिए क्या किया, कैसे किया, देश के लिए क्या क्या किया है, वो आगे से हम देखते हैं कि क्यों मिला, कैसे मिला। इस वक्त मेरी मेज से एक पोस्ट कार्ड मेरी तरफ लगातार देखे जा रहा है। यह एक पिक्चर पोस्ट कार्ड है जिस पर एक छोटा सा संदेश है। संदेश यह है, प्रिय राही। तो पोस्ट कार्ड जैसे पत्र होता है, उसमें कुछ संदेश था, वो देख रहे थे, फिर उसमें लिखा था। तो उस पोस्ट कार्ड पर लिखा था, प्रिय राही, हम अमन यानी शांति, चैन, हम अमन चाहने वालों को यह लड़ाई बुरी लग रही थी जो हम पर थोप दी गई थी। हवलदार अब्दुल हमीद शहीद हुए तो लगा यह खूनों का संगम कितना पवित्र बन गया है। मैं किसे बधाई देता और किससे अपना दुख कहता। गुलाबों की सरजमीन पर यह कितना हसीन, हसीन यानी सुंदर गुलाब खिला है। किसे खत लिखता, उनके घर का पता ही नहीं मालूम। फिर याद आया कि तुम तो घरेलू ही हो उनके। गाजीपुर के उस शहीद के लिए तुम्हारे सिवा और किसे बधाई दूं और किससे शोक प्रकट करूं, शोक यानी दुख प्रकट करूं। तो इस तरह से उस पत्र में लिखा था, किसके किसके संबंधित, अब्दुल हमीद के संबंधित, के वो आ, उस समय क्या था, लड़ाई चल रही थी, युद्ध चल रहा था आपस में, है ना। तो इस तरह से लड़ाई चल रही थी, तो उसमें क्या हुआ, वैसे तो लड़ाई झगड़ा अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसमें उस लड़ाई में कौन थे, अब्दुल हमीद थे, जिसकी वजह से वो लड़ाई क्या हो गई, पवित्र हो गई। तो उनके बारे में बताते हुए उनको अच्छे से उसमें पत्र में लिखा था, यह खत पढ़कर मेरा रोम रोम अब्दुल हमीद के एहतराम यानी सम्मान में खड़ा हो गया। तो लेखक यहाँ पर कहते हैं कि जब मैंने ये खत पढ़ा, इसका अब्दुल हमीद के बारे में लिखा हुआ ये खत पढ़ा, तो लेखक कहते हैं कि मतलब उनकी इज्जत एहतराम में मैं क्या हो गया, खड़ा हो गया। मैं सोच रहा हूँ कि आखिर इस नाम से ऐसा कौन सा जादू है कि आज हिंदुस्तान का हर आदमी उसे एक मीठी चीज की तरह अपनी जुबान पर फिरा रहा है, यानी अपनी जुबान पर आज भी उसको एक अच्छे से उनको सम्मान देते हुए याद करता है। बात यह है कि अब्दुल हमीद के आत्म बलिदान ने यह साबित कर दिया कि कौमों कौमों यानी अलग अलग जो धर्म होते हैं, धर्म जो होते हैं वो कौम होते हैं, है ना। राष्ट्र, एक राष्ट्र में जितनी भी कुल मिलाकर हमारा, जैसे हमारा भारत है, में जितनी भी धर्म के लोग हैं ये कौम कहलाती है ना। कौमों की बुनियाद मजहब पर नहीं होती। कौम जमीन पर दूब की तरह उगती है और बरगद की तरह सरबुलंद होती है। धर्म तो वस्त्र है। हिंदुस्तान के मुसलमान हिंदुस्तान के अंग है। उनका मजहब कौमी एकता में बाधक नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस तरह से जब उनके प्रति जब उनका सम्मान, जो उन्होंने अपने देश के लिए जो भी कुछ बलिदान किया है, उनको याद करते हुए ये बात साबित होती है, जैसे कि अलग अलग धर्म, है ना, हम क्या है, भारतीय हैं और अपने देश के लिए कुछ कर जाएंगे। तो इसमें जो है ना, कौमों की जो बुनियाद होती है ना, राष्ट्र, राष्ट्र देखो बच्चों, राष्ट्र में सभी तरह के धर्म आ जाते हैं। तो उसकी बुनियाद होती है ना, वो धर्म के ऊपर नहीं होती, है ना, धर्म के ऊपर नहीं होती। ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। जमीन पर धूप की तरह उगती है ना, धूप की तरह उगती है और बरगद की तरह सर बुलंद होती है। जो कौम की बुनियाद होती है ना, एक होकर ऊंचाई पर जाती है, ना कि धर्म में बढ़ती है। ये बात यहाँ पर कही जा रही है। ये बात किसने साबित की, अब्दुल हमीद ने। धर्म तो केवल वस्त्र है। हिंदुस्तान के मुसलमान हिंदुस्तान का ही अंग है। यहाँ पर हिंदू मुसलमान सब एक हैं, जो यहाँ पर जन्मा है सब समान रूप से यहाँ के ही अंग हैं। ठीक है, तो उनका मजहबी कौम एकता में बाधक नहीं हो सकता। जो उनका मजहबी कौमी जो एकता है, यानी कि हमारा जो भारत में जो एकता है, राष्ट्र, कौम यानी राष्ट्र में जो सभी धर्म एक साथ मिलकर रह रहे हैं, उसमें मजहब क्या है, बाधक नहीं बन सकता, धर्म आड़े आ नहीं सकता। ठीक है, अब्दुल हमीद हिंदुस्तान किसान और हिंदुस्तानी मुसलमान का प्रतीक है। तो अब्दुल हमीद उन्हीं मुसलमानों में है जिन्होंने साबित कर दिया कि उनके लिए देश सबसे ऊपर है, देश प्रेम सबसे ऊपर है, और कौम मतलब सभी धर्मों का वो क्या आगे लेकर चलते हैं, ना कि इसमें बटे मुसलमान हिंदू में वो नहीं बटे। उन्होंने सबको एक नजरिए से देखकर अपना आत्म बलिदान दिया। पाकिस्तान की इस्लामी सेना भारतीय मुसलमानों को हिंदुओं से अलग नहीं कर सकती। तो इस तरह से जो पाकिस्तान है, इस्लामी सेना है, केवल
मुसलमानों को मानने वाले, और हमारे भारत में क्या है, हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते हैं, तो वो लोग हमें आके अलग नहीं। अब्दुल हमीद ने अपने खून से अपने देश के हिंदुओं और मुसलमानों की अटूट अभिन्नता को उजागर कर दिया। तो यही और जो ये जो अटूट अभिन्नता है, ये जो बंधन है, इसको और ज्यादा बढ़ावा दे दिया और उजागर कर दिया, है ना। अब्दुल हमीद के मरने से पहले धामपुर कहाँ है, अब्दुल हमीद का जन्म स्थान, ठीक है। अब्दुल हमीद के मरने से पहले धामपुर जो है अब्दुल हमीद का जन्म स्थान की कोई हैसियत नहीं थी। गाजीपुर से आजमगढ़ की तरफ जो पक्की सड़क जाती है, उस पर 12-13 मील के बाद सड़क से 1.5-2 मील हटकर यह छोटा सा गांव मालूम कब बसा या बसाया गया था। यदि आपने पूर्वी उत्तर प्रदेश का कोई छोटा गांव देखा तो उसका नाम बदलकर धामपुर रख लीजिए, काम चल जाएगा। धामपुर यही हो सकता है और यही का रहने वाला था वीर अब्दुल हमीद, जिसका नाम लेते ही धामपुर से हजारों मील दूर तक अपने देश की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर जम्मू में पाकिस्तानी सेना ने घमासान लड़ाई का नजारा आंखों के सामने नाच उठता है। चलिए, अब्दुल हमीद के मरने से पहले धामपुर क्या है, गाजीपुर उत्तर प्रदेश का। देखो, धामपुर कहाँ है और गाजीपुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में गाजीपुर जिले के अंदर धामपुर है, जो अब्दुल हमीद का जन्म स्थान है, ठीक है। तो धामपुर जब अब्दुल हमीद के मरने से पहले धामपुर की कोई हैसियत नहीं थी, यानी मतलब धामपुर स्थान को कोई इतने अच्छे से नहीं जानता था। गाजीपुर से आजमगढ़ की तरफ जो पक्की सड़क जाती है, उस पर 12-13 मील के बाद सड़क से 1.5-2 मील हटकर यह छोटा गांव नामालूम कब बसाया गया था, या मतलब यहाँ कहने का अर्थ है, जब तक अब्दुल हमीद यहाँ पर जन्म नहीं लिए थे, तो इस छोटे से गांव को जो धामपुर है, इस स्थान को इतना नहीं जाना जाता था, ना ही इतना प्रसिद्ध था, ठीक है। तो इस तरह से वो कितनी दूरी पर है, इस तरह से वहां का पता है ये सब अच्छे से, जहां पर धामपुर है। यदि आपने पूर्वी उत्तर प्रदेश का कोई छोटा गांव देखा है तो उसका नाम बदलकर धामपुर रख लीजिए। तो ऐसा यहाँ पर लेखक कहते हैं कि धामपुर एक ऐसा स्थान है जहां पर इतने वीर जवान, यहाँ पर कौन, अब्दुल हमीद जन्मे हैं। तो इस तरह से वो कहते हैं कि अब जाके ये स्थान इतना पवित्र हो गया है कि लोग इसको अच्छे से जानने लगे हैं। तो इनका कहने का अर्थ है यहाँ पर बच्चों, उत्तर प्रदेश का कोई छोटा गांव देखा है तो उसका नाम बदलकर रख लीजिए, काम चल जाएगा। धामपुर यही हो सकता है और यहीं का रहने वाला था वीर अब्दुल हमीद, ठीक है। जिसका नाम लेते ही धामपुर से हजारों मील दूर पर भी लोग क्या होते हैं, इनका नाम याद करते हैं, ये इतने प्रसिद्ध हो गए। हजारों मील अपने देश की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर जम्मू में पाकिस्तानी सेना से घमासान लड़ाई का नजारा आंखों के सामने नाच उठता है। तो इस तरह से इस लड़ाई में इन्होंने अपने देश के लिए बलिदान दिया था। जब भी इनका नाम आता है, लोग इस युद्ध को याद कर लेते, ठीक। 17 सितंबर सन 1965 अब्दुल हमीद ने भारतीय सीमा की रक्षा के लिए, अपने देश की इज्जत रखने के लिए और पाकिस्तानी हमलावर उस देश की धरती पर अपना पांव ना जमा सके, इसके लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। वह इस मिट्टी का सच्चा बेटा था और कोई बेटा अपनी माँ की बेइज्जती नहीं सह सकता। माँ यानी भारत माता, भारत उनके लिए सबसे बड़ी माँ क्या, उनकी जन्मभूमि थी, ठीक है। किसके लिए, अब्दुल हमीद के लिए, जो एक मुस्लिम थे। तो इस तरह से पाकिस्तानी सेना से लड़ते लड़ते उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दे दिया अपने देश की रक्षा के लिए। खुश नसीब है वह माँ बकरीदन, खुश नसीब है वह माँ बकरीदन जिसने, माँ बकरीदन, उनकी माँ का नाम क्या था, बकरीदन। खुश नसीब है वह माँ बकरीदन जिसने इस शान से मरने वाले और अपने देश के लिए कुर्बान हो जाने वाले बेटे अब्दुल हमीद को जन्म दी। कुर्बान यानी न्योछावर, है ना, अपने आप को मिटा देना किसी। बकरीदन बलिदान का त्योहार है। बकरीदन क्या है, बलिदान का त्योहार है। बकरीदन के बेटे ने अपनी माँ और अपनी माँ के नाम की लाज रख ली। तो इस तरह से बकरीदन त्योहार के अंदर क्या है, एक बकरीदन त्योहार भी होता है, वो क्या है, बलिदान का, अपने से प्यारे, अपने से प्यारी चीज को बलिदान कर देना, है ना। इस तरह से बकरीदन माँ ने अपने बेटे को देश के लिए बलिदान कर दिया, अपनी माँ के नाम की लाज रख ली। इन्होंने अब्दुल हमीद ने, अब्दुल हमीद के मरने से पहले यह जिला गाजीपुर, अफीम की कोठी और
केवड़ा गुलाब जल के लिए ही प्रसिद्ध था। तो ये गाजीपुर जो था अफीम की कोठी और केवड़ा और गुलाब जल के लिए प्रसिद्ध था इनके जन्म से पहले। लेकिन अब तो यह हमीद रक्त के लिए मशहूर हो गया है, हमीद के नाम से यह स्थान मशहूर हो गया है। यह खून इस जिले की सबसे बड़ी पैदावार है। यह जिला परमवीर कंपनी क्वार्टर हवलदार की जन्मभूमि अवश्य है। हाँ, यह बातें हमें 17 सितंबर सन 1965 को मालूम हुई कि 1 जुलाई सन 1933 को इस जिले के धामपुर गांव में उस्मान खान दर्जी के घर एक बच्चा पैदा हुआ था और उसका मुंडन अब्दुल हमीद के नाम पर हुआ था। पर लगता है वास्तव में अब्दुल हमीद 17 सितंबर 1965 को ही रणभूमि के कसूर क्षेत्रों में पैदा हुआ। तो इस तरह से बताते हैं, वास्तव में अब्दुल हमीद 17 सितंबर सन 1965 को ही रणभूमि के कसूर क्षेत्र में पैदा हुआ था। रणभूमि यानी युद्ध भूमि। ठीक है, तो इस तरह से इनका मुंडन जब हुआ था अब्दुल हमीद के नाम पर था, पर लगता है वास्तव में अब्दुल हमीद 17 सितंबर 1965 को ही रणभूमि कसूर क्षेत्रों में पैदा हुआ था। अब्दुल हमीद ने अपनी जान देकर भारत और पाकिस्तान के बंटवारे वाले दो कौमों के नजरिए की ईंट से ईंट बजा दी, है ना। उन्होंने बहुत जमकर क्या कहा, युद्ध किया, बहुत हिम्मत से बहादुरी से उनको सबक सिखाया। जो धर्म को ही कौम का आधार मानते हैं वे पागल नहीं तो क्या है। मतलब कौम यानी राष्ट्र, राष्ट्र में सभी धर्म एक साथ आ जाते हैं जहां पर आप रहते हो। तो धर्म के आड़ पर आप कौम को आधार मान रहे तो वो पागल है। उन्हें कौन समझाए कि कौम का धर्म से कोई संबंध नहीं होता। हिंदुस्तान का हर नागरिक हिंदुस्तानी है, चाहे वह सिख हो या ईसाई, मुसलमान हो या ब्राह्मण समाजी। तो इस तरह से यहाँ पर बताया जा रहा है बच्चों, जो कौम है राष्ट्र है, राष्ट्र में सभी धर्म एक साथ रहते हैं। इसका आधार धर्म के आधार पर नहीं होता, है ना। इसका आधार एकता में रहकर जिस स्थान पर आप रहते हैं उसी देश के आधार पर ही होता है। यानी आप भारत में रहते तो आप सभी क्या कहलाओगे, भारतीय, ना कि हिंदू मुसलमान सिख, भारतीय। तो वो बात जो साबित की थी किसने, अब्दुल हमीद ने ये बात साबित कर दी थी पाकिस्तानी सेना से लड़कर। वो हिंदुस्तानी मुसलमान थे, पाकिस्तानी मुसलमान जो केवल धर्म के आड़ पर ही राष्ट्र की बुनियाद रख रहे थे, आधार रखते, उनसे घमासान युद्ध किया और देश की रक्षा की। तो उनके बारे में ये बताया जा रहा है, लेखक उनके बारे में, उनके चरित्र के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में बताते हुए सारी चीजें कह रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर एक चीज और बताई जा रही है। वैसे तो अब्दुल हमीद का जन्म 1 जुलाई सन 1933 को हुआ था, तब उनको कोई नहीं जानता था, वो एक मामूली किसान थे। लेकिन वो जान मतलब लोगों की नजर में कब आए, जब उन्होंने युद्ध भूमि में अपनी बहादुरी दिखाई 17 सितंबर सन 1965 को। जब से लोग उनको जानने लगे, क्योंकि हम लोग हमें तभी जानते हैं जब हम कुछ बड़ा कार्य करते हैं दूसरों की भलाई में। तो उन्होंने युद्ध किया था, इस तरह से वो सामने आए रणभूमि में। तब तब से इनको माना जाने लगा। इस कारण कहा गया, अब इस कारण कहा गया कि इस समय इनका जन्म हुआ है, जन्म इस समय हुआ है। लेकिन हुआ कब था, 1 जुलाई सन 1933 को वास्तव में जो इनका जन्म हुआ था। लेकिन जब ये लोगों की नजर में आए ना, तब उस समय को लेखक कहते हैं कि जन्म अब सही मायने में इस समय हुआ, क्योंकि उन्होंने इस समय बहुत बड़ा अपने देश के लिए बलिदान दिया। ठीक है, तो ये चीज बताई जा रही है। आगे देखिए, यह परमवीर चक्र, इनको क्या मिला था, इस बात पे परमवीर चक्र दिया गया था, ठीक है, भारत सरकार द्वारा। यह परमवीर चक्र हवलदार अब्दुल हमीद को ही नहीं मिला है। यह परमवीर चक्र हवलदार अब्दुल हमीद को ही नहीं मिला है, यह भारतीय सेना की इकाई और भारत की एकता को भी मिला है। यह परमवीर चक्र मिला है हिंदुस्तान जैसे महान देश की महान जनता को। तो केवल इनको नहीं मिला है, ये पूरे भारत के रहने वाले लोग, यहाँ की सेना, यहाँ की एकता व अखंडता के ऊपर हमें ये परमवीर चक्र मिला है, जो जिससे कि पूरा संसार देखे कि भारत में अलग अलग धर्म के लोग किस तरह से एकता में पिरोए हुए हैं, एक माला में पिरोए हुए हैं। बचपन से ही अब्दुल हमीद की तमन्ना एक बहादुर सिपाही बनने की थी। वह अपनी दादी से कहा करता था कि मैं फौज में भर्ती होऊंगा। दादी जब मना करती और कहती बागती सिलाई की मशीन चलाओ, तो वे कहता है हम ज्वाइंट फौज में है, तोहार रोके ना रुकाए हम समझ लो, बड़े आइल बाड़ी मशीन चलवाने वाली।
ठीक है। तो इस तरह से वो अपनी भाषा में कहते हैं, जो वहाँ की लोक भाषा है, हम ज्वाइन फौज में हम पहले से ही जुड़े हुए हैं, मतलब वो अपने आप को उस फौज में पहले से ही जुड़ा हुआ पाते हैं। तोहार यानी तुम्हारे रुकने से हम नहीं रुकेंगे, समझ लो बड़ी आई सिलाई मशीन चलवाने वाली। तो ऐसा वो अपनी दादी को उत्तर देते। दादी को उसकी जिद के सामने झुकना पड़ता और कहना पड़ता, अच्छा अच्छा जय हाँ फौज में, अच्छा अच्छा जाओ फौज में। इसका अर्थ ये है, हमिद खुश हो जाता। इसी तरह वे अपने माता पिता से भी फौज में भर्ती होने के लिए उलझता रहता और कपड़ा सीने के धंधे से मुकर जाता, यानी मना कर देते। खेल कूद में वह बहुत ही तेज तर्रार था। कबड्डी खेलने में तो गांव में उसका कोई सानी नहीं था, मतलब कबड्डी में कोई उनको हरा नहीं सकता था। उसका पिता उस्मान का पिता उस्मान खेल में अपने बेटे की फुर्ती और कलाबाजी पर फूला नहीं समाता था उनके, तो वो अपने बच्चे को इस तरह से फुर्तीला देखकर बहुत ज्यादा खुश होते थे। अब्दुल हमीद ने दर्जा 4 के बाद, मतलब कक्षा 4 के बाद पढ़ना छोड़ दिया और वह खेल कूद कुश्ती में ही रमा रहता, यानी कि उसी में ही लगे रहते। किसी तरह सिलाई का काम सीख तो लिया पर उसमें उसका जी नहीं लगता था। वह तो फौज में जाने के लिए उतावला था, बेचैन था। फौज में जाने के लिए फुर्तीले फुर्तीले बदन की जरूरत होती है, इसीलिए कबड्डी और कुश्ती में उसका जी खूब लगता। मतलब फुर्तीला बदन, मतलब एक्टिव होना चाहिए, क्रियाशील होना चाहिए फौज में जाने के लिए। और वो बिल्कुल उसके लिए क्या थे, काबिल थे। उसे पहलवानी तो विरासत में मिली थी, विरासत यानी पुरखों से, जो पुरखों से द्वारा जो मिली हुई गुण होते हैं, विरासत में मिली थी। उसके पिता और नाना दोनों पहलवान थे। वह तड़के ही कंधे पर लंगोट डालकर अखाड़े पर पहुंच जाता, तो वो क्या जाता, तुरंत ही लंगोट डालकर अखाड़े पर पहुंच जाता जहां पहलवानी की जाती है। दंड पेलता, इस तरह से बैठती मारता। तो इस तरह से पहलवानी करते में जो स्टेप होते हैं, दंड पेलता, बैठती मारता, तो जो ये सारी क्या है, स्टेप है। ठीक है। अखाड़े की मिट्टी बदन में मलता और दांव सीखता। शाम को लकड़ी सीखता और रात को नींद में फौज और जंग के ख्वाब देखता। ठीक है। लकड़ी भी सीखता, लकड़ी चलाना सीखता। तो इस तरह से वो तैयारी कर रहे थे फौज में भर्ती। यह देखता कि ख्वाब देखते, फिर रात में क्या देखते कि उसके हाथों में 12 बोर की एक दुनाली बंदूक है। तो ये 12 बोर की दुनाली बंदूक है, ऐसा वो सपने में देखते थे। वह ख्वाब में ही दुश्मनों को भून डालता और जब रामपुर से लौटता तो सारा धामपुर ढोल ताशे के साथ उसका स्वागत करने आता, ऐसा वो सपने में देखते थे। अपने इसी स्वप्न को पूरा करने के ख्याल से हमीद 22 दिसंबर अपने इसी सब स्वप्न को पूरा करने के ख्याल से हमीद 22 दिसंबर सन 1954 को बनारस जाकर फौज में भर्ती हो गया। पहले ही परेड में हवलदार ने सवाल किया, जवान क्या तुमने परेड सीखी है? नहीं, जवान ने जवाब दिया। सिपाही अब्दुल हमीद इस जवान का नाम था। उस जवान का नाम था सिपाही अब्दुल हमीद। वो बिहार में जाके फौज में भर्ती हो गए। जब उनसे पूछा गया क्या तुमने परेड सीखी है, तो उन्होंने मना कर दिया। ठीक है। फिर तुम्हारे पैर ठीक क्यों पड़ते हैं, सवाल हुआ, मतलब फिर से उनके सवाल किए गए कि तुम्हारे पैर एकदम से जमीन पे एक सेना की तरह क्यों ठीक पड़ते हैं। तो उत्तर देते हैं, हम लकड़ी सीखते हैं। जवान ने जवाब दिया, यानी अब्दुल हमीद ने जवाब दिया कि हम लकड़ी सीखते हैं, इसलिए मेरे पैर ठीक पड़ते। परेड करवाने वाले, मतलब परेड में देखते हो ना, सारी सेना के पैर एकदम एक साथ रखे जाते हैं, तो वो उनके अंदर पहले से ही थी विशेषता। परेड करवाने वाले हवलदार की बाजी मात हो गई। उस्ताद परेड के मैदान से निकलकर शागिर्द बन गया और शागिर्द उस्ताद। तो इस तरह से वो उनसे इतना ज्यादा वो हो गए, मतलब इतना ज्यादा प्रभावित हो गए, तो उन्होंने अपने स्थान उनको दे दिया और उनका स्थान स्वयं ले लिया। उस्ताद परेड के मैदान से निकलकर शागिर्द बन गए, यानी उनके शिष्य बन गए। शागिर्द यानी शिष्य, उस्ताद यानी गुरु। तो वो उनको तो गुरु बना देते हैं जो वहां पहले से ही उस्ताद थे, और उस्ताद शिष्य बन जाते हैं। वे अपने साथियों को भी लकड़ी सिखाता है। तो वो ये कहते हैं कि तुमने केवल लकड़ी से अपने पैर जमाने सीख लिए, युद्ध मतलब वहां पे परेड में जो पूरा मैदान होता है जहाँ सिखाई जाती है, तो वो ये कहते हैं कि ठीक है तुम मुझे सिखाओ और हम सीखेंगे कि तुमने किस तरह से सीखा। तो सबको वो लकड़ी सिखाने लगते हैं, जिस तरह से वो सीख रहे थे, पहले से ही सीखे हुए थे। तो इस तरह से उस्ताद शिष्य बन गए, शिष्य उस्ताद बन गया। निशाना लगाने में तो उसे कमाल हासिल था।
वह उड़ती चिड़िया को भी आसानी से मार गिराता। उसके सभी साथी उसकी फुर्ती, बहादुरी और सधे हुए निशाने की तारीफ करते नहीं अघाते। तो इस तरह से उसके जितने साथी थे वो क्या तारीफ करते नहीं रुकते थे। फिर उसकी मिलनसार शख्सियत और दोस्ताना शख्सियत यानी व्यक्तित्व, दोस्ताना यानी जो उनकी मित्रता व्यवहार है, दोस्ताना व्यवहार भी सभी साथियों का मन मोह लेता था। सबको उनके साथ उनका व्यवहार, उनकी व्यक्तित्व सब कुछ अच्छा लगता था। अब्दुल हमीद को अपना दिखाने का मौका जल्दी रण कौशल दिखाने का मौका जल्दी ही मिल गया। ठीक है। सन 1962 में हमारे देश पर चीन का हमला हुआ। हमारे जवानों का एक जत्था चीनी फौज के घेरे में है। तो इस तरह से एक जवानों का जो एक जत्था था समूह चीनी फौज के घेरे में था। हमीद भी उनमें से एक था। लोगों को क्या मालूम कि वह यह सांवला सलोना जवान वीर ही नहीं परम वीर है। यह तो उसकी पहली अग्नि परीक्षा थी। उसकी पहली अग्नि परीक्षा थी। लोगों ने देखा कि उसमें अपार साहस, हिम्मत अर्थात हिम्मत है। वह मौत और शिकस्त के मुकाबले डटा हुआ है ना। तो वो क्या था, वो उनको मरने से डर नहीं था। उनको बस ये था कि मैं जीतूं और कैसे भी करके दुश्मन को क्या मार गिराऊं। साथ ही एक एक करके कम होते जा रहे हैं। उसके बदन से खून के फव्वारे छूट रहे हैं, पर उसके मन में कोई कमजोरी नहीं आती। ना पिता की, ना माँ की, ना दीदी की, ना बेटे की, ना गांव की, ना घर की। वो किसी के बारे में नहीं सोचता था, केवल अपनी अपनी भारत माता, अपने देश के बारे में सोचता था जब वो रणभूमि में होता था। वह हमीद ना बाप था ना पति, वह तो एक सैनिक था। कहने को तो वो सब कुछ थे, परंतु युद्ध भूमि में केवल वो एक सैनिक के रूप में जाने जाते थे, स्वयं की नजर में, है ना, अपनी नजरों में। असली हिंदुस्तानी सैनिक वे हिंदुस्तानी बहादुरी की परंपरा का प्रतीक है। उसकी मशीन गन आग उगलती रही, उसके गोले खत्म होते गए। अब वह क्या करे, या क्या वह हथियार डाल दे या मैदान छोड़कर दूसरे मैदान में जाकर लड़े। तो इस तरह से वो वहां से जाना भी नहीं चाहते थे और वहां पर डटे भी रहे। उसने दूसरे मैदान में जाने का फैसला किया। फिर क्या हुआ, जब उसके पास कोई हथियार नहीं बचा तो उन्होंने दूसरे मैदान में जाने का फैसला किया। पर मशीन गन कैसे छोड़े दुश्मनों के हाथ में। उसने मशीन गन तोड़ डाली और फिर वह बर्फपोश पहाड़ियों में एक परछाई की तरह रेंग गया। तो बर्फपोश यानी बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियों में जाकर, मतलब कुछ बचा नहीं तो दूसरे मैदान में जाकर बर्फपोश पहाड़ियों पे जाकर क्या हो गए, परछाई की तरह रेंगने लगा। वे कंकरीली पथरीली जमीन पर जंगल और झाड़ियों के बीच, मतलब ये युद्ध के समय में जो जो चीजें हुई है उसका वर्णन किया गया है, कैसे कैसे उन्होंने कठिनाइयों का सामना किया। ठीक, क्योंकि उनके साथ जितने भी साथी थे चीनी सेना के द्वारा क्या हो गए थे, मारे गए थे। और कुछ साथी बचे थे, सब अपनी मतलब अपने आप को बचाने के लिए, हथियार उनके खत्म होते गए तो अपने आप को बचाने के लिए इतनी सारी चीजों से निकलना पड़ा। वह कंकरीली पथरीली जमीन पर जंगल और झाड़ियों के बीच भूखे प्यासे चलता रहा और एक दिन उसे एक बस्ती दिखाई पड़ी। वह थोड़ी देर के लिए ताजा दम हुआ, मतलब वहां पर एक बस्ती जहां पर लोगों का बसेरा हो वो दिखाई दिया काफी दूर चलने पर, है ना। मगर बस्ती में दाखिल होते ही बेहोश हो गया। ताजा दम मतलब वहां पर जाकर उनको सांस आई, परंतु वहां जैसे ही पहुंचे वो बेहोश हो गई। ये तेजपुर था, वो बस्ती बस्ती का स्थान का नाम क्या था, तेजपुर। इस मोर्चे की बहादुरी ने इस मोर्चे की बहादुरी ने जवान अब्दुल हमीद को लांस नायक अब्दुल हमीद बना दिया। ठीक है। तो केवल जवान अब्दुल हमीद से लांस नायक एक अच्छे हीरो बन गए अपनी इस बहादुरी के कारण। यह तारीख थी 12 मार्च 1962। उसके बाद 2-3 वर्षों में ही हमीद को नायक, हवलदारी और कंपनी क्वार्टी मास्टरी भी हासिल हुई। बाकी जब उन्होंने ये युद्ध में जीत हासिल करने के बाद अपनी जान बचाई, फिर क्या हुआ, उनको इतनी सारी चीजें हासिल हो गई। अमीर को नायक कहा गया, हवलदारी और कंपनी क्वार्टी मास्टर, मतलब उनको बहुत अच्छी अच्छी उपलब्धियां मिली और उनको बहुत अच्छे स्थान मिल गए अपनी नौकरी में। जब सन 1965 में पाकिस्तान ने देश पर हमला किया तो अब्दुल हमीद का खून खोल उठा। शायद पाकिस्तान का यह समझना था शायद पाकिस्तान यह समझता था कि भारत के मुसलमान पाकिस्तानी आक्रमणकारियों का खुला विरोध ना करेंगे। तो मतलब ये पाकिस्तान, उनको लगता था कि पाकिस्तान ये समझता था कि भारत के मुसलमान है वो खुला विरोध मुसलमानों से नहीं करेंगे, पर ऐसा नहीं।
हम मुसलमान होने से पहले हम भारतीय हैं और भारत पर कोई आंख उठा के देखेगा तो हम चाहे कोई भी हो हम उसको से युद्ध करेंगे। तो ऐसा इनकी सोच थी, पर उनका यह समझना कोरा भ्रम था। पाकिस्तानी ऐसा सोचते थे पर ये गलत सोचते थे। भारत के मुसलमानों को भी अपने देश का उतना ही अभिमान है। भारत के मुसलमानों को अपने देश का उतना ही अभिमान है जितना हिंदुओं को। हिंदू मुस्लिम दोनों ही जान हथेली पर लेकर रणभूमि यानी युद्ध भूमि की ओर लपके। तो मुसलमान दोनों ही अपनी जान लेकर अब लपके किसके खिलाफ? पाकिस्तानियों के खिलाफ। जिन लोगों के मन में मुसलमानों के प्रति शंका थी, शक था, अब्दुल हमीद की कुर्बानी ने उस शंका को निर्मूल सिद्ध कर दिया। तो इस तरह से लोग शक करते थे कि भारतीय मुसलमान पाकिस्तानियों का साथ देंगे, लेकिन अब्दुल हमीद जैसे जवान ने उन सब लोगों की गलतफहमी और शक दूर कर दिया। ठीक है, साथ ही ये भी सिद्ध कर दिया कि देश पहले है, धर्म पीछे। 17 सितंबर सन 1965 कसूर का क्षेत्र घमासान लड़ाई छिड़ी हुई थी। यहाँ पर क्या छिड़ी हुई थी? घमासान। पाकिस्तान को अपने मंगनी के पैटर्न टैंकों पर बड़ा नाज था। तो उनके पास क्या थे? पैटर्न टैंक थे जिससे कि वो हमला कर रहे थे। इन दैत्यारकार यानी दानव, दैत्यारकार का अर्थ है दानव, इन दैत्यारकार फौलादी टैंकों द्वारा सब कुछ रोकते हुए भारतीय सीमा में घुसने आने उसका हौसला बुलंदी पर था। पर यह हौसला भारतीय वीरों के सामने पस्त होता गया। जो भारतीय टैंक भारतीयों के ऊपर हमला करने के लिए पाकिस्तानियों द्वारा बम के जो टैंक थे उस पर नाज था। ये दैत्यारकार यानी इनको दानव वाले टैंक कहा गया क्योंकि ये हमें खत्म करना चाहते थे। लेकिन जो भारतीयों का जो हिम्मत थी, हौसला था, उनके सामने ये सब क्या हो गए? खत्म हो गए, हारते गए। यहाँ एक मोर्चे पर इस तरफ अब देखो, भारतीयों की तरफ से यहाँ एक मोर्चे पर हमीद ने अपने साथियों का ललकारा, आगे बढ़ो। यहाँ एक मोर्चे पर हमीद ने अपने साथियों को ललकारा, आगे बढ़ो। यहाँ पर हमीद अपनी सेना को निर्देशित कर रहे थे, आगे बढ़ो। वे खुद आगे बढ़ा। सबसे पहले वो खुद आगे बढ़ा। उसने देखा दुश्मन सिर से पैर तक लोहे का है। उसकी एंटी टैंक बंदूक ने आग उगलनी शुरू कर दी। हमीद का निशाना तो अचूक था ही। एंटी टैंक यानी टैंक को, जो इनके बड़े बड़े दुश्मन के जो टैंक थे उनको क्या करा? इनकी बंदूक ने क्या कर दी? चकनाचूर कर दी, आग उगलनी शुरू कर दी। हमीद का निशाना अचूक था। इनका कोई भी निशाना क्या नहीं था? अचूक यानी उनका चूकता नहीं था, सही निशाने पे लगा। ठीक है, लोहे का एक दैत्य गिरा, लोहे का एक दैत्य गिरा, दूसरा गिरा, तीसरा गिरा। आगे बढ़ो, हमीद ने जोर से नारा लगाया। क्षण भर में ही 3 टैंक बर्बाद हो गए। तो इस तरह से लोहे के दैत्य गिराते हुए जो दुश्मन की सेना के जो बड़े बड़े टैंक थे उनको जरा सी देर में बर्बाद कर दिया। किसने? हमीद की सेना ने। पाकिस्तानी हमलावरों को मुंह की खानी पड़ी। जैसे कि वो लेकर आए थे अपना मुंह इतने घमंड से कि हम भारतीय सेना को हराएंगे, तो उन्होंने देखा कि हार उनकी हो रही थी। उस समय हमीद में ना जाने कौन सी अद्भुत शक्ति भर गई थी। वे अपने प्राण हथेली पर लेकर हमला करता जा रहा था, है ना। उन्हें ना परवाह नहीं थी, अपनी जान जोखिम में लेकर लगातार दुश्मन पर हमला करता जा रहा था। देखते देखते उसने 3 टैंक धराशायी कर दिया, है ना। क्या कर दिया? सर्वनाश का, खत्म कर दिए, मिटा दिए जो उनके टैंक थे 3। किसी वक्त कोई चीज उसके सीने से टकराई। उसे दर्द का कोई एहसास नहीं हुआ। उसने यह जरूर देखा कि हर तरफ अंधेरा रेंगता बड़ा चला आ रहा है। उसने फिर आगे बढ़ो कहना चाहा, अपनी सेना से कहना चाहा, मगर उसने देखा होठों से शब्द निकालने की ताकत नहीं रह गई है। इसलिए उसने एक ऐसा शब्द निकाला जिसमें होठों की जरूरत नहीं होती, अल्लाह, है ना। यह शब्द गूंजा, यह शब्द गूंजा, इतना गूंजा कि रणभूमि की आवाजें दब गई और फिर हर तरफ सन्नाटा छा गया। एक अथाह सन्नाटा, एक अनंत सन्नाटा, मतलब जो खत्म होने का ही नाम नहीं ले रहा था। बरसों से यही एक ख्वाब उसका पीछे कर रहा था, वतन के लिए मरना। यानी कि ये वो समय था जब उनकी मृत्यु होने वाली थी। उनको कुछ चीज लगी और जैसे ही वो अपनी सेना को क्या निर्देशित कर रहे थे, ऐसे ही उनको लगा कि कुछ होने वाला है। जैसे ही उन्होंने अल्लाह नाम लिया तो सब लोग क्या हो गए? सब जगह से जो भी उनकी सेना थी सन्नाटा छा गया। तो फिर उनका पहले से बहुत बचपन से उनका सपना था वतन के लिए मरना।
यह कार्य उसके लिए हंसी खेल था और उसका यह ख्वाब पूरा हुआ। यह धर्म से मुसलमान था, पर वतन का रिश्ता खून और धर्म के रिश्ते से ज्यादा मजबूत होता है। यानी देश का रिश्ता, यानी जिस देश में आप जन्मे हो उसका रिश्ता आपके देश से, हमारा रिश्ता हमारे देश से कैसा होता है, खून और धर्म से ऊपर होता है। वही इन्होंने साबित किया। धर्म हमें नहीं बांट सकता। सभी हिंदुस्तानी एक है, चाहे वे किसी भी मजहब के क्यों ना हो। हमीद की कुर्बानी इसकी जीती जागती मिसाल है। तो इस तरह से यहाँ लेखक ने बहुत अच्छे ढंग से हमीद, वीर अब्दुल हमीद के बारे में, उनका जीवन परिचय देते हुए उनके बलिदान के बारे में, जो जो वो अपने देश के लिए किए हैं, एक मुसलमान सैनिक बनकर भी उन्होंने साबित कर दिया कि देश सबसे ऊपर है, धर्म जाति सबसे पीछे है। अगर देश की बात आती है तो सबसे बड़ा धर्म हमारा देश है। देश के लिए जो भी कुछ किया जाए वो भी कम है। ये हमारे वीर अब्दुल हमीद, इनके बारे में इस पाठ में बहुत अच्छे से पढ़ा। चलिए बच्चों, ये पाठ समाप्त होता है। शब्द पिटारा देखिए, वतन देश, कासनी हल्के नीले रंग का, सौगात उपहार आम, अमन शांति, सरजमीन देश मुल्क, हसीन सुंदर, एहतराम सम्मान, कौम राष्ट्र, बुनियाद नींव, मजहब धर्म, सर बुलंद प्रतिष्ठा, गौरवान्वित सम्मानित, उजागर प्रकट, हैसियत प्रतिष्ठा मान, विरासत पूर्वजों से प्राप्त वस्तु या गुण आदि, जंग युद्ध ख्वाब सपने, शख्सियत व्यक्तित्व, दोस्ताना मित्रता, बर्फपोश बर्फ से ढकी हुई, ताजा दम स्वस्थ निर्मूल जिसका कोई आधार ना हो, नाज गर्व दैत्यकार दैत्य जैसे बड़े, दैत्य यानी जैसे बड़े आकार वाला दानव की जो पाकिस्तानी जो अपने वो लेकर आते हैं हथियार, उन्हें दानव कहा गया। ठीक है। बुलंद शिखर शीश, हौसला आत्मविश्वास, एंटीटेंक टैंक को तोड़ देने वाली, अचूक ना चूकने वाला, धराशायी नष्ट कराना। ठीक है। प्रतीक चिन्ह प्रसिद्ध मशहूर। आप समझते हुए इन्हें कंठस्थ कर लेंगे। बताओ कितना जाना, पाठ को अच्छे से समझ लिया है। श्रुत लेख एवं वाचन, जैसे मैंने पाठ को समझाया है इन शब्दों को पढ़ेंगे। इनका वाचन कीजिएगा। पहला आ जाइए बच्चों, सही विकल्प चुनकर ओएमआर शीट में गोले को रंगिए। कहा देखिए अब्दुल हमीद था एक मामूली किसान। था देखिए अब्दुल हमीद के पिता व नाना दोनों थे पहलवान। अब्दुल हमीद के मरने से पहले किसकी कोई हैसियत नहीं थी। किसकी? धामपुर की। अगला, अब्दुल हमीद रहने वाला था गाजीपुर का। चलिए आप इसको अच्छे से ओएमआर शीट में भर लीजिएगा, सुमेल कीजिए। का प्राणों की बाजी लगाना, प्राणों की परवाह ना करना, ईट से ईट बजाना, नष्ट कर देना, फूला ना समाना, बहुत प्रसन्न होना, मन मोह लेना, आकर्षित करना, खून खोल उठना, बहुत क्रोधित होना। तो आप इनको करेंगे। अगला देखिए, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए बच्चों, तीसरा देखिए, रिक्त स्थान का देखिए, अब्दुल हमीद ने गाजीपुर को डैश दिया, परमवीर चक्र। डैश ने भारतीय सीमा की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए। किसने? अब्दुल हमीद ने। अगला, अब्दुल हमीद को अपना डैश दिखाने का मौका जल्दी ही मिल गया। क्या आएगा? रण कौशल। भारत के डैश को भी अपने हिंदुस्तान पर उतना ही अभिमान है जितना डैश को, यानी मुसलमानों को, मुसलमानों को जितना हिंदुओं। हमीद की डैश इसकी जीती जागती मिसाल है, कुर्बानी। ये भी पूरा हुआ। बाकी कार्य आप स्वयं करेंगे। आशा करते